चलिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने बेटा। मैंने सवाल पहले से बना रखा है, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये आपके पास एक वर्टिकल फिक्स्ड वॉल है। आपके पास जो दूसरी है वो वर्टिकल फिक्स्ड वॉल है। ये जो है ये वर्टिकल फिक्स्ड वॉल है। दिस वन इज वर्टिकल फिक्स्ड वॉल, ठीक है। ये आपके पास ब्लॉक है ए। ब्लॉक ए का जो मास है वो कैपिटल एम है। ब्लॉक ए के साथ ही हम लोगों ने एक मासलेस पुल्ली बांध रखी है। इस पुल्ली को आप ना ब्लॉक ए का ही पार्ट माने, अलग से मानने की जरूरत नहीं। यहां से फिक्स्ड वॉल से हमने एक मासलेस स्ट्रिंग को यूं चलाते 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 पुल्ली पर लपेट रखा है और फिर हमने ऐसे एम मास के ब्लॉक से इसको बांध रखा है। एम मास का जो ब्लॉक है वो एक तरह से कैपिटल एम मास के ब्लॉक के साथ टच में है। जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है उसको हमने ब्लॉक बी बोल दिया। सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, चाहे वो नीचे वाली हो चाहे बड़ा ये वाली सरफेस हो, सारे स्मूथ सरफेसेस हैं। अब हमारे पास सवाल जो है वो एक्चुअल सवाल तो बड़ा ये है कि मुझे इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालने हैं, लेकिन मैं सवाल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ जानबूझ के, कि जिससे हम कुछ पार्ट्स में अगर सवाल करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ बातें तो हम सीखेंगे ही। और ऑफ कोर्स हमारा एम ही सीखना है, बाकी सब तो बड़ा होता ही रहता है। सबसे पहला सवाल है कि हमें ब्लॉक ए की एफबीडी बनानी है, फिर ब्लॉक बी की बनानी है, फिर ब्लॉक ए प्लस बी की बनानी है। फिर मुझे न्यूटन से लगाना है ए पर, फिर बी पर, फिर ए प्लस बी पर, ठीक है, लगा देंगे। फिर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स के। तो चलिए करते हैं। नया पेज ले लो यार, इसमें नया पेज कैसे लेते हैं? चलिए बेटा, आ गया मुझे नेक्स्ट पेज पे। बेटा मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मुझे ब्लॉक ए की एफबीडी बनानी है, बनाते हैं। ये रहा ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का मास कैपिटल एम है और ब्लॉक ए के अंदर ही हम लोगों ने पुल्ली को भी मान ही रखा है। तो ये रहा आपका पुल्ली। पुल्ली को रस्सी जो है वो राइट साइड में लेट से टी से खींच रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी टेंशन टी होगी तो वही रस्सी नीचे की तरफ भी टी से खींच रही है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास नीचे की तरफ पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बेटा, कैपिटल एम को अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ एम जी से। नीचे वाले सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। जिस फोर्स से पुश करेगी दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स योर नॉर्मल फोर्स। अब ब्लॉक जो है वो बड़ा वर्टिकल डायरेक्शन जा नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा सकता है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? टेंशन होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन आएगा सामने की तरफ ए। लेकिन फिर दिमाग में आया कि जब इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए आएगा तो ये जो ए ब्लॉक होगा वो जो बी ब्लॉक यहाँ पर बंधा हुआ था उसको पुश करेगा सामने की तरफ, है कि नहीं? उसको पुश करेगा सामने की तरफ तो वो इसको पुश करेगा पीछे की तरफ। तो एक फोर्स और रह गया, दैट इज एन डैश। ये एन डैश किसने लगाया बेटा? बी ब्लॉक ने लगाया। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कहानी आप लोगों को क्लियर है। बी वाला ब्लॉक पे आते हैं। बी वाला जो ब्लॉक है उसकी अगर बात करें तो उसका मास है स्मॉल एम। रस्सी मासलेस है तो ऑफ कोर्स पूरी रस्सी में हर जगह टेंशन टी रहेगी। बी वाले ब्लॉक ने ए को पुश किया है इस तरफ एन डैश से, तो ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक को पुश करेगा इस तरफ एन डैश से। तो वही एन डैश इस तरफ लग जाएगा एंड लेट्स से दैट इज एन डैश। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स बड़ा अर्थ पुल करेगी एम जी से। इस ब्लॉक बी का सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। कोई भी समझदार बच्चा इस बात को कह सकता है कि सर अगर ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए आएगा तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ ए आएगा। दोनों साथ में चिपक के तो चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो इन दोनों ब्लॉक्स पर वेज कंस्टेंट लगाओ। वेज कंस्टेंट कैसा कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में ये वाला जो सरफेस है ये कॉमन है, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये निकला कि कैपिटल एम का अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ ए होगा। हालांकि आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे ये कैपिटल एम आगे जाएगा वैसे वैसे इस रस्सी का
जो ये वाला पोर्शन है इसकी लंबाई घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल एम आगे जाएगा पुल्ली भी आगे जाएगा, तो ये लंबाई घटेगी तो ये लंबाई बढ़ेगी, तो पुल्ली ऑफ कोर्स आगे जाएगा तो ये लंबाई लगातार बढ़ेगी और स्मॉल एम लगातार नीचे भी आएगा। तो स्मॉल एम के पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, पता नहीं वो कितना है, मैं उसे एक बार के लिए बी लिख देता हूँ। तो जो आपका बी वाला ब्लॉक है वो सामने की तरफ ए से जाएगा, नीचे की तरफ पता नहीं कितना एक्सेलरेशन से, लेकिन नीचे की तरफ किसी न किसी और एक्सेलरेशन लेट से बी से आएगा, क्योंकि जैसे ही ए वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो ये पुल्ली भी आगे जाएगी, पुल्ली आगे जाएगी तो ये लेंथ घटेगी, तो ये लेंथ बढ़नी चाहिए, तो इस ब्लॉक को नीचे आना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी अगर बात करें तो उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ बी। यहां तक बेटा मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी कहानी सेट हो गई है। सवाल का मेरे ख्याल से पहला पार्ट तो पहले पार्ट में एक सवाल और था कि मुझे पूरे सिस्टम की FBD भी बनानी है। बनाता हूं बेटा, पूरे सिस्टम की FBD भी बनाता हूं। पूरे सिस्टम की अगर बात करूं तो ये रहा मेरे पास ब्लॉक ए जिसका मास कैपिटल M है, ये रहा ब्लॉक बी जिसका मास स्मॉल m है, ये रही आपके पास पुल्ली जिसे हम ब्लॉक ए का ही पार्ट मान लें। ठीक, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां पर जो रस्सी है उस पर पुल्ली पर जो नीचे की तरफ टी लग रहा है और स्मॉल m पर जो ऊपर की तरफ टी लग रहा है, इन दोनों को टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाओगे तब भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, ये वाला टी जरूर दिखाना पड़ेगा, ये एक तरह से आपके पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स है एक तरह से। और कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं? इस पर नीचे की तरफ कैपिटल mg, इस पर नीचे की तरफ स्मॉल mg, जमीन ने ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगाया लेट से n, इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन साथ ही साथ नीचे की तरफ b। सवाल का पहला पार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये वाला नॉर्मल क्यों नहीं दिखा? इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। ये वाली टेंशन क्यों नहीं दिखाई? ए ब्लॉक पर लग रहा है नीचे तो बी ब्लॉक पर लग रहा है ऊपर। दिखाओ ना दिखाओ, कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ने से रहा। आई रियली होप कि बेटा आपको सारी सारी बातें समझ में आ गई। आगे चले। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर न्यूटन्स लॉ लगा दें। हाँ बेटा बिल्कुल लगा देंगे, न्यूटन्स लॉ और लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले ब्लॉक ए पे लगाते हैं। ब्लॉक ए पर वर्टिकल डायरेक्शन तो बहुत आसान है। वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक ए ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इट मीन्स दैट वर्टिकल डायरेक्शन तो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। नीचे लग रहा है टी, नीचे लग रहा है कैपिटल mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो मैं लिख सकता हूं टी प्लस कैपिटल mg शुड बी इक्वल टू नॉर्मल। हालांकि ये मेरे एक्सेलरेशन निकालने में काम नहीं आएगा क्योंकि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन है नहीं, लेकिन ठीक है, पर तो वैसे भी न्यूटन्स लॉ लगाना सीख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, सॉरी बेटा दो फोर्स है, टी इस तरफ और एन डैश इस तरफ। तो सामने की तरफ फोर्स हो गया टी माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेरे इक्वेशन काम की है। हालांकि इक्वेशन ये भी थी, ये मेरे काम की नहीं थी क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन था ही नहीं। आगे चलते हैं बेटा, बी वाले ब्लॉक पे चलते हैं। बी वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा? एन डैश, एंड दैट एन डैश शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका मास बड़ा स्मॉल है मैम। वर्टिकल डायरेक्शन में mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिखा रखा है बी। एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है? mg माइनस टी। तो आप बोल देना कि mg माइनस टी is equals to m into b. This is my question number 3rd. ठीक है। अब अगर कोई मुझे कहते कि सर मैं a प्लस बी पर इक्वेशन बनाना चाहता हूं, बेटा बिल्कुल बना सकते हो। a प्लस बी पर अगर कोई बच्चा कह दे कि सर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है, बिल्कुल लिखो बेटा, कोई मनाही नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो इंटरनल फोर्सेस है ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो टेंशन है तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कैपिटल mg, स्मॉल mg और ऊपर की तरफ n जो जमीन ने लगाया है। तो कुल मिलाकर नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस n, दैट शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, दैट इज कैपिटल m इंटू उसका एक्सेलरेशन। ये वाला नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन में कौन सा लेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में। हम नेट फोर्स लिख रहे हैं नीचे, ये सारा नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर किधर था? नीचे। तो दैट इज मास इनटू
इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, अरे भाई इसका तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, प्लस स्मॉल m इंटू उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, अरे बेटा उसका एक्सेलरेशन तो b है। फेयर इनफ। इसी तरह से बेटा मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूं, कौन सी, फोर्थ इक्वेशन, और नहीं काउंट तो क्या करें, हाँ a प्लस बी पर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इक्वेशन और बना सकता हूं। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T, बस सही है। एन डैश बेटा तो कैंसिल, दिस T शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। अरे बेटा वर्टिकल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन नहीं, सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाइए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ही आपको एक्सेलरेशन चाहिए। ये लीजिए बेटा, हमने इतनी सारी इक्वेशंस लिखी, काम की कितनी होंगी वो अलग बात है, हमारा एम तो इक्वेशंस लिखना भी तो था, और मेरे ख्याल से हम इक्वेशंस लिखना तो सीख ही गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इसका अगला पार्ट भी तो करना है। अगले पार्ट के अंदर बेटा हम लोगों को अगले पार्ट में हम लोगों को एक्सेलरेशंस निकालने, अभी निकालते हैं बेटा। ये हमारे पास कैपिटल M, ये आपके पास स्मॉल है, स्मॉल m का एक्सेलरेशन इस तरफ a, कैपिटल M का भी इस तरफ एक्सेलरेशन a, लेकिन स्मॉल m का एक्सेलरेशन साथ ही साथ नीचे की तरफ b। ठीक है बच्चों, पूरे सिस्टम पर इस तरफ लग रहा है T। चलिए बच्चों अब देखो, मैं इक्वेशंस देखो कौन सी लगा कर मैं कैसे कैसे आंसर्स निकालता हूं, मुझे ये a वगैरह निकालने, चलो निकालते हैं। सबसे पहले पूरे सिस्टम पर, अच्छा बेटा mg भी दिखा दो, इस पर नीचे की तरफ कैपिटल mg, इस पर नीचे की तरफ स्मॉल mg। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है T, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए स्मॉल m इंटू ए, दैट इज कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m इंटू ए। एक इक्वेशन तो ये काम आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन काम आएगी स्मॉल m पर। सर स्मॉल m पर कौन सी वाली डायरेक्शन में इक्वेशन काम आएगी, वर्टिकल वाली, ऊपर की तरफ तो T, नीचे की तरफ mg, और इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ a है, होने दो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन b है। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। सर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन क्यों ना लगाऊं, बेटा हॉरिजॉन्टल में एन डैश आ जाएगा, हमें एन डैश निकालने का कोई इतना शौक तो है नहीं, हमें सवाल पूछा ही नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ t, और नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है mg माइनस टी, नीचे की तरफ नेट फोर्स है mg माइनस टी, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बचती है a और b के बीच का रिलेशन। भाई इस ब्लॉक का नीचे आना और इन दोनों ब्लॉक्स का आगे जाना, ये भी तो अपने आप में रिलेटेड है। हमने बात ही बेटा यहीं से स्टार्ट की थी, हमने बोलना ही यहाँ से स्टार्ट किया था कि आपकी जो रस्सी है वो यहाँ पर फिक्स्ड है, जैसे जैसे कैपिटल M आगे जाएगा वैसे वैसे पुल्ली आगे जाएगा, जैसे जैसे पुल्ली आगे जाएगा वैसे वैसे आपका कैपिटल M तो नीचे आएगा, क्योंकि इस रस्सी की लंबाई बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, सॉरी ये घटेगी तो ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो स्मॉल m को नीचे आना पड़ेगा। तो चलो रिलेट करते हैं, यहां से यहां तक की जो लंबाई है मैं इसको एक बार के लिए L1 लिख दूं, इस पुल्ली से लेके ब्लॉक तक की जो लंबाई है उसे मैं एक बार के लिए L2 लिख दूं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मुझे ये कहता है कि L1 प्लस L2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश आपका 0 होगा, कांस्टेंट के बेटा दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। L1 डबल डैश, L1 के चेंज होने की दर सोचते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, L1 कहां से कहां तक की दूरी है, इस पॉइंट की और पुल्ली के बीच की दूरी है। ये वाला पुल्ली लगातार आगे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A से, इस ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है, ब्लॉक आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, तो इस A के कारण L1 घट रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस A लिख दो, प्लस L2 देखो, L2 कहां से कहां तक की दूरी है, पुल्ली और ब्लॉक के बीच की दूरी है वो L2 है, पुल्ली के पास सामने की तरफ है एक्सेलरेशन A, इसके नीचे जो B ब्लॉक है उसके पास भी सामने की तरफ है एक्सेलरेशन A, दोनों के पास सामने की तरफ अगर एक्सेलरेशन A है तो उसके कारण ना तो लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी, दोनों साथ 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 अगर आगे जाएंगे तो उनके कारण बड़ा लेंथ तो ना बढ़ने से रहेगी ना घटने से रहेगी। इस L2 बढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, B की है,
सिर्फ किसकी है, बी की। और बढ़ने की, ये ए तो कैंसिल हो गया, दोनों के पास ही थी, ये बी बड़ा बढ़ने की, तो L टू डबल डैश कितना हो गया, बी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 कि A इज इक्वल्स टू बी। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, ए निकालना चाहो ए निकालो, बी निकालना चाहो बी निकालो, हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया है एम जी इज इक्वल्स टू, बड़ा बी और ए तो ए की है, दैट इज कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ए। एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू आ गई है एम जी, ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का है। क्यों सर, बी का एक्सेलरेशन ये नहीं है क्या, नहीं बेटा बी का एक्सेलरेशन नहीं है। जो बी वाला है उसको अगर देखो तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए था और बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बी था, हालांकि बी की वैल्यू भी ए ही है, तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ऑफ कोर्स बेटा वो तो ए इस तरफ दैट विल बी √2a। तो आपका जो बी है उसका एक्सेलरेशन अगर आप मुझसे पूछते हो दैट इज ऑफ कोर्स √2mg अपॉन कैपिटल एम प्लस 2। आई होप बेटा सवाल तो आसान ही था, लेकिन हम सवाल करते करते खूब सारी बातें तो सीखे होंगे। और हमने बेटा ऑफ कोर्स जितने भी सिस्टम के सवाल किए हमने जानबूझ में उनमें इतना सारा समय लगाया इसलिए कि हम उसमें बहुत सारी बातें सीखें। बाकी तो खैर सवाल तो बनते रहते हैं, सवालों में इतना कोई बहुत बड़ा काम था नहीं। ठीक है, आगे चलें बच्चों। नेक्स्ट इज हाँ बेटा, नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। सूडो मतलब बेटा झूठा या फिर फर्जी फोर्स। ये एक्चुअल में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जो मानने पर हम लोगों का कई बार ना आंसर थोड़ा आसानी से आ जाता है। सूडो फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, धीरे धीरे हम इस बात पे आएंगे, आप एक बार घबराए नहीं। हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि सूडो फोर्स पढ़ने से पहले ना आप शीट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि कई बार सूडो फोर्स पढ़ने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार किस केस में सूडो फोर्स लगाना है, किस केस में सूडो फोर्स नहीं लगाना। तो सूडो फोर्स पढ़ने से पहले आप है ना पूरी की पूरी शीट का जो सूडो फोर्स वाला सेक्शन है ना उसको छोड़ के सारे वाले सारे सवाल कर सकते हो, वो बिना सूडो फोर्स के भी सारे सवाल बन जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों, मैं पहले है ना 2 डेफिनेशन दे रहा हूं। पहली है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स एक तरह से ऑब्जर्वर, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम एक्चुअली पूरे इवेंट्स को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पूरे रेफरेंस, उस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तरह से रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ऑब्जर्वर। ठीक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे बच्चों वो रेफरेंस फ्रेम है जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे तब भी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है क्योंकि वेलोसिटी 0 है और वो कांस्टेंट है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए रेफरेंस फ्रेम which has constant velocity। अगर वेलोसिटी 0 है तो बेटा 0 ही रहेगी। which has constant velocity, और अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में रहेगी। which has constant velocity that is zero acceleration, हमने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं वो एज सच बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हैं। जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ही बनाए गए हैं, सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही बनाए गए हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन are valid in inertial frame of reference। और हमने बेटा शुरुआत से अब तक जितने भी सवाल किए वो सारे ग्राउंड से ही किए, और ग्राउंड को तो बेटा ठीक है जीरो एक्सेलरेशन मानते हैं, और उस केस में हम कहते हैं कि ना वो तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मानते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। अदरवाइज अर्थ भी रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, लेकिन हम अजम्पशन लेते हैं कि अर्थ का कोई बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं है, वो अजम्पशन के कारण ही हम सारी बातें ऐसे बोल पाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो ऑब्जर्वर है जिसके पास वेरिएबल वेलोसिटी है, या फिर कहें तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a reference frame moving with variable velocity. And when I say variable velocity, I obviously means that it has some acceleration. कोई ना कोई उसके पास एक्सेलरेशन है, और उसको हम बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है वो एज सच वैसा का वैसा बेटा यहाँ पर वैलिड नहीं है, उसमें हमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, और उसके बाद जाके हमारा न्यूटन्स लॉ वहाँ पर वैलिड हो पाएगा, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज अवर सूडो फोर्स। तो पहले आप बेटा एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड in non-inertial frame of a reference। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ते हैं, दैट एक्स्ट्रा टर्म इज नोन एज अवर सूडो फोर्स। तो बड़ा अगली बात, to valid ऐसे लिखना है इस बात को, we introduce a mathematical term, एक्चुअल फोर्स नहीं, मैथमेटिकल टर्म, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की टर्म है, ठीक है। तो वी इंट्रोड्यूस ए मैथमेटिकल टर्म नॉन एज सूडो फोर्स टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा ने बहुत सारी थ्योरी लिख दी, आई होप आप बोर नहीं होंगे, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बड़े आराम से आपको सारी बात समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन ठीक है बेटा, आपको एक बार थोड़ा सा असर लगा होगा कि सर ने कितनी सारी बातें लिख दी है ना, समझाया कुछ है नहीं, समझाऊंगा। हाँ ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट पेज पे आइए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, सुनिए बेटा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमने बेटा कोई
ऐसे कोई चेयर फिक्स कर, हमने कोई ऐसे चेयर फिक्स कर रखी है, इस चेयर के ऊपर हमने एक बालक को ऐसे बिठा रखा, ठीक है, ऐसे बिठा रखा, और ये जो सरफेस है बड़ा ही टोटली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं। और इस चेयर पर जो बालक बैठा है, चेयर बड़ा इस ब्लॉक के साथ फिक्स है, ये जो चेयर है ये इस ब्लॉक के साथ फिक्स है। यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल है, इसका मास है स्मॉल है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कोई फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से खींच लिया। अब जैसे मैंने इस बड़े वाले ब्लॉक को सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से खींच लिया, इसके ऊपर जो कुर्सी फिक्स है उसका एक्सेलरेशन भी ए आ गया। तो ये जो बालक है, ये ऑब्जर्वर है एक्चुअली, इसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड में ए आ गया। आई होप यू एग्रीड। लेकिन ये जो स्मॉल एम है ना, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, क्योंकि ये वाली बड़ा सरफेस स्मूथ है। ये जो ब्लॉक स्मॉल एम का जो ब्लॉक पड़ा ना, ये ना तो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, वही पड़ा रहेगा, क्योंकि स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं। कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि थोड़ी देर के अंदर जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये तो आगे निकल जाएगा, और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ उससे पहले क्या हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो बॉय है ये हमारा ऑब्जर्वर है। हमने इस बॉय से पूछा कि भाई तेरे को ये वाला ब्लॉक किधर जाते हुए नजर आ रहा है? तो ऑफ कोर्स ये तो कहेगा कि देखो भाई, मैं तो खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं। हर इंसान को लगता है कि वो खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और मेरे से ये वाला ब्लॉक दूर जा रहा है। हालांकि हम लोग हकीकत जानते हैं, हम लोग जो जमीन पर खड़े हैं, हम लोग हकीकत जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि स्मॉल एम तो वहीं पड़ा है, और ये जो जो ब्लॉक बड़ा वाला ब्लॉक है वो ये कुर्सी और उस कुर्सी पर बैठा हुआ बालक, ये सारे के सारे आगे जा रहे हैं। लेकिन ये वाला बालक क्या कहेगा कि यार देखो मैं तो रेस्ट पे हूं, ये वाला ब्लॉक जा रहा है उधर की तरफ, और वो भी कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। वो भी कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो ये वाला बालक कहेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो ये वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है। अब मजे की बात यह है कि इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो आया कहां से? क्योंकि इस पर तो सिर्फ उसे दो ही फोर्स लग रहे थे। अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है और ऑफ कोर्स ये सरफेस ऊपर की तरफ पुश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ mg और नॉर्मली दो फोर्स थे। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये वो ऑब्जर्वर है जो सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है। वरना न्यूटन्स लॉ तो ये कहेगा कि इसके पास सामने की तरफ इसके पास ऐसे पीछे की तरफ एक फोर्स आना चाहिए। कौन सा फोर्स? ma आना चाहिए, जिसकी वैल्यू ma के बराबर हो। लेकिन ऐसा कोई फोर्स दिख तो रहा ही नहीं है। mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन है नहीं, तो पीछे की तरफ वो फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो गलत हो गया। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो गलत हो गया। तो हमने यहां से बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अच्छा, अब उसको वैलिड करने के लिए उसको मतलब सही ठहराने के लिए मेरे पास एक नया जुगाड़ है, और वो जुगाड़ ये है कि इस बालक से पूछें तो ये बालक कहता है कि इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ a, तो इस पर एक इधर की तरफ फोर्स मान लो, है नहीं, मान लो, और उस फोर्स का नाम दे दो झूठा फोर्स, फर्जी फोर्स, सूडो फोर्स, और उसकी वैल्यू कर दो ब्लॉक का तो मास। लेकिन एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका है? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है। ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो ऑब्जर्वर जा रहा है इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए से, हाँ उसे ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन ज्यादा नजर आ रहा है, वो अलग बात है। तो हमने इस पर सूडो फोर्स मान लिया इस तरफ m इंटू ए। तो हमने इस एक्सेलरेशन को किसी तरीके से बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि जब कभी हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो वो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और लगाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म और लिखेगा। दैट टर्म विल बी ब्लॉक का तो मास, और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का।
और ये फोर्स लगाएंगे किस तरफ, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर राइट में होगा तो हम सूडो फोर्स लगाएंगे लेफ्ट में, सूडो फोर्स हम लगाएंगे लेफ्ट में। ये सब आप ग्राउंड से नहीं करते, आप कहां से करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप करोगे सिर्फ और सिर्फ कहां से बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे और कहीं से भी नहीं करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल भी अपन लेंगे। पहले बात सुनो, अब अगर कोई मुझे कहता है कि सर सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं बहुत ही क्लियरली बोल दूं, सूडो फोर्स का फॉर्मूला है, सॉरी सूडो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, जिसकी एफबीडी बनाई है, जिस पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया है। एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन हम हमेशा लिखेंगे ऑब्जर्वर का। किसका बेटा, ऑब्जर्वर का। और ढंग से लिखता हूं, सूडो फोर्स का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में अगर कहूं तो दैट इज माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर बेटा, एओ मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर और सूडो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आप ये वाला फोर्स भी जरूर दिखाएं। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, कौन सा फोर्स है। अरे भाई ये कोई सच का फोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है। इस मैथमेटिकल टर्म की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है जब आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, जो आपको जो देखने वाला इंसान है वो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि ये अपोजिट। सूडो फोर्स हमेशा नहीं लगानी है, सिर्फ तब लगानी है जब आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, अदरवाइज लगाने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलो, ठीक है बेटा, कुछ कुछ आपको पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो गई होगी। मैं फिर भी बेटा एक दो बातें और लिखता हूं। इट इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, बेटा कोई सच्ची मुच्ची का फोर्स नहीं है। इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, applicable only from non-inertial frame of reference। तभी तो बड़ा अपनी बात बन गई। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सवाल तो पहली बार कर रहे हैं, हम अदरवाइज बड़ा सवाल आज तक किससे कर रहे थे, ग्राउंड से कर रहे थे, तो कभी हमें सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, हमारे तो ऐसी बड़े आराम से बात बन गई थी। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। हमने अभी तक जितनी पढ़ाई की थी वो परफेक्ट थी, उससे हमारा सारा काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ बेटर तरीके से आप बातों को समझ सको इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ। ठीक है, सुनिए बेटा, आपके पास ये कोई बेटा लिफ्ट है और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, ये एक 10 kg का ब्लॉक है और ये बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड पर एक बालक है ए, यहां कहीं बड़ा कोई बालक है बी,
और ये कोई बालक है सी, ये कोई एडवेंचरस बालक है, जिसने छत से छलांग मार रखी है, तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसका नाम c निकाल देते हैं। ठीक, 3 बालक हैं a, b और c। अब मैं कह रहा हूं, सुनना बेटा, तीनों बालक जो हैं वो इस ब्लॉक को देख रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से न्यूटन से मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए से करते हैं, पूरी बात को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले ए से करते हैं। ए ग्राउंड पर बैठा है, ग्राउंड पर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल? आप हो गए सर ग्राउंड बैठा है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ए अगर इस ब्लॉक को देखेगा तो उसे क्या क्या नजर आएगा? वो कहेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो इस 10 kg के ब्लॉक पर कौन से फोर्स हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ mg, 10 इंटू जी बड़ा कितना हो गया 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ रस्सी जरूर खींच रही होगी किसी न किसी टेंशन टी से। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ 5 से जाएगी तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ 5 से ही जाएगा। एक्सेलरेशन है ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर। कितना? टी ऊपर 100 नीचे, ऊपर की तरफ दिस इज द नेट फोर्स एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने उल्टा लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। सर सूडो फोर्स क्यों नहीं दिखाया? अरे बच्चे कैसी फालतू बातें कर रहे हो, किस बात का सूडो फोर्स? सूडो फोर्स तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगाते हैं। ये तो ग्राउंड पर बैठा है, ग्राउंड पर बैठा हुआ इंसान नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। इसका तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका तो खुद का एक्सेलरेशन 0 बैठा है। इसके रेस्पेक्ट में हम कभी भी सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे। चलो बी की बात करते हैं। बी तो लिफ्ट के अंदर ही बैठा है। उसे कहें कि तू इस ब्लॉक की एफबीडी बना, तो वो कहेगा कि देखो ये 10 kg का ब्लॉक, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ mg आ गया 100 न्यूटन। हमने पूछा तेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? बोलेगा मैं तो खुद लिफ्ट के अंदर बैठा हूं, तो मुझे तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा। रेस्ट मतलब एक तरह से अभी तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये बालक थोड़ा सा भी कम पढ़ा लिखा होता तो वो कहता कि सर मेरे रेस्पेक्ट में तो ये वाला ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सो टी शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। बट वी ऑल नो दैट बेटा, बट वी ऑल नो दैट कि ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। क्यों भाई, उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत लगाया क्या? अरे नहीं बेटा, उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने हिसाब से सही लगाया था, लेकिन ये खुद अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एज सच वैलिड नहीं है, हमें उसमें एक चेंज करना पड़ेगा। शायद इस बालक को उस चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन हम देंगे उसको। तो जैसे इस बालक को हम इंफॉर्मेशन देंगे, अब बालक कहेगा देखो भाई इस 10 kg के ब्लॉक पर नीचे की तरफ पहले भी mg लगता था, अब भी mg लगेगा। ऊपर की तरफ टेंशन पहले भी लग रही थी, अब भी लग रही है। अब एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाएगा बालक, वो कहेगा कि ब्लॉक का तो मास और मेरा एक्सेलरेशन कितना है 5। भाई मैं तो लिफ्ट के अंदर बैठा हूं, मेरा एक्सेलरेशन है 5, तो 10 इंटू 5 किसका मास? ब्लॉक का मास, जिसके एफबीडी बना रहे हो, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ऊपर तो मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा इस पर नीचे, और नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स आ जाएगा एंड दैट सूडो फोर्स विल बी 10 इंटू 5, दैट कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। और ये बालक अभी भी कहेगा कि नहीं भाई मेरे रेस्पेक्ट में तो ये 10 kg का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सो टेंशन शुड बी इक्वल टू 100 प्लस 50, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी अगेन 150 न्यूटन। ब्लॉक सॉरी बेटा, बालक ए ने कहा तब भी 150 न्यूटन आया था, बालक बी ने भी अब सही से सॉल्व किया तो उसका आंसर भी 150 न्यूटन ही आएगा। किसी भी रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व कर लो, टेंशन का आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गई तो आपका आंसर भी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप बेटा वाली बात आपको समझ में आ ही गई होगी, कोई बहुत टफ बात तो आगे चले बच्चों।
अब वो एडवेंचरस बालक कह रहा है कि यार मेरे लिए भी सॉल्व कर दो, इतना सब काम किया है तो मेरे लिए भी कर दो। चलो एडवेंचरस बालक सॉल्व कर रहा है सवाल को। ये बालक खुद फ्री फॉल कर रहा है, छत से गिर गया। अब छत से गिर गया तो उसने सोचा चलो गिरने में थोड़ा टाइम तो है ही, तब तक एक सवाल ही कर लेते हैं। तो छत से गिर रहा था, छत से गिरते वक्त इसने इस ब्लॉक को देखा तो इसने कहा देखो भाई, मुझे लगता है कि इस 10 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ 100 न्यूटन और रस्सी लगाएगी, टेंशन ऊपर की तरफ T, और मेरे रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा थोड़ा बहुत तो रिलेटिव मोशन याद होगा ना, जिसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना होता है उसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। ब्लॉक खुद जा रहा था ऊपर की तरफ 5 से, वो देखने वाला जा रहा था नीचे की तरफ 10 से, तो नीचे वाला जो एक्सेलरेशन था, जो मतलब ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन, उसको उल्टा करके जोड़ दिया। तो इस बालक को तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ 15 से जाता हुआ नजर आएगा। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस भाई, मान लो कि मेरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर 10 है तो जो चीजें रेस्ट पे पड़ी है उनका ही मुझे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 नजर आएगा। तो जिनका एक्सेलरेशन पहले से ऊपर की तरफ 5 है उनका तो मुझे एक्सेलरेशन 5 + 10 कितना नजर आएगा, 15। तो अगर ये बालक थोड़ा सा भी अगर न्यूटन ऑफ मोशन ढंग से लगाना नहीं जानता तो ये कहेगा देखो भाई सीधी सी बात है कि मेरे रेस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ 15 से, तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया T - 100, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मेरा आंसर आ गया टेंशन इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन। हम जानते हैं कि ये अगेन बेटा गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है बेटा क्योंकि ये वाला जो आपका इंसान था ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। ऐसा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो वैलिड ही नहीं है, इसमें कुछ चेंज करेगा उसके बाद जाके वैलिड होगा। तो मैं कहूंगा कि हाँ चलो वापस से कराते हैं। सी वाला इंसान कहेगा कि देखो भाई इस पर नीचे की तरफ mg लगना तय है, टेंशन ऊपर की तरफ ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 15 भी सही है, और सिर्फ अब एक सूडो फोर्स और बचा है। सूडो फोर्स कितना और किधर? इसका एक्सेलरेशन है नीचे, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है नीचे, तो ये ब्लॉक पर सूडो फोर्स दिखाएगा ऊपर, और ऊपर की तरफ सूडो फोर्स आएगा और उसकी वैल्यू होगी बेटा, याद कर, उसकी वैल्यू होगी ब्लॉक का तो मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। ले बेटा, ऊपर की तरफ फोर्स आ गया है T + 100, नीचे की तरफ आ गया है 100, तो ऊपर की तरफ आ गया T + 100 - 100, एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वापस से बेटा आपका आंसर आ गया T = 150 न्यूटन। तो कहीं से भी सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा अगर आप सूडो फोर्स ढंग से दिखाते हो तो। हाँ, अगर सूडो फोर्स नहीं दिखाओगे तब बेटा आपका आंसर गलत आ जाएगा, और फिर तो बेटा हर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अलग अलग आपके फोर्सेस और टेंशन्स आ जाएंगी। तो आई होप आपको हल्का फुल्का क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा कि बेटा कब कब आपको सूडो फोर्स वगैरह यूज करना है। आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ, आपको और बड़े तरीके से बातों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल। सुनिए बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मेरे पास एक वेज टाइप सिचुएशन, और इस वेज पर एक दूसरा ब्लॉक पड़ा है ऐसा। ठीक है, ये ब्लॉक A है, ये बड़ा ब्लॉक B है। सरफेसेस सारे के सारे स्मूथ हैं, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों ही सरफेस आपकी स्मूथ है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन दे रखा है मैंने A, उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, मुझे निकालनी है। हाँ, ये वाला जो एंगल है ये मेरा थीटा है। मैं इस A वाले ब्लॉक को सामने की तरफ खींच रहा हूँ, ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा हूँ A एक्सेलरेशन से। अच्छा, सवाल करने वाले 2 बच्चे, एक बालक ये रहा, मैं इसे ऑब्जर्वर 1 कह दूँ, और एक दूसरा ऑब्जर्वर ये है, ये मेरा ऑब्जर्वर 2 है। दो बेटा हमारे इस तरह से ऑब्जर्वर्स हैं, और दोनों जने है ना सवाल करने के मूड में है, और सवाल में ये पता करना है
कि इस ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन दूं लेफ्ट में कि बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर स्लिप ना करे। सिर्फ इतनी सी कहानी है, बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर स्लिप नहीं करना चाहिए। बी वाला जो ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ना तो नीचे आना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए। इतना सा सवाल है। सवाल बेटा हम चलो साइड में लिख लेते हैं। फाइंड acceleration A of block A such that block B doesn't slip on ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी स्लिप ना करे। ठीक, चलो करते हैं, अगले पेज पे करते हैं। मैं पहले ऑब्जर्वर 1 सवाल को कैसे करेगा वो दिखाऊंगा, फिर ऑब्जर्वर 2 कैसे करेगा वो करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। ऑब्जर्वर 1 सवाल कैसे करता वो दिखाता बेटा। ये आपकी सरफेस, इस पर ये आपका वेज, इस पर बेटा आपका बी वाला ब्लॉक, और ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एक्सेलरेशन, ये आपका ऑब्जर्वर 1। चलो बेटा सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 ग्राउंड पर बैठा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं उसका, ग्राउंड पर बैठा हो तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ या नॉन इनर्शियल? तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर वो तो पक्की बात है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो मुझे कोई सूडो फोर्स दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है? अगेन आप बेटा कह रहे होंगे सर कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सुनना, अगर मैं ये चाहूँ, अब देखना ये ऑब्जर्वर ए को क्या नज़र आता है। ऑब्जर्वर ए कहेगा कि भाई बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ए वाला ब्लॉक अगर लेफ्ट साइड में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बी वाला ब्लॉक भी लेफ्ट साइड में ए एक्सेलरेशन से ही जाने चाहिए। अगर दोनों का एक्सेलरेशन साथ रहेगा, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम रहेगा तो बी उस पर ना तो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, है कि नहीं? दोनों अगर साथ साथ जाएंगे तभी तो बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, अब बी वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूं। सबसे पहले नीचे की तरफ mg, और ऑफ कोर्स ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पर कोई ना कोई नॉर्मल लगाएगा, और इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इस नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल कितना आएगा? थीटा। अब बहुत इजी कहानी बेटा है। तो आपके अगर ब्लॉक बी की बात करूं तो उस पर कौन से फोर्सेस हैं? ऊपर की तरफ आ जाएगा n cos थीटा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा n sin थीटा, और नीचे की तरफ ऑफ कोर्स ब्लॉक बी पर mg। अब हम जानते हैं इस बात को कि ये वाला जो ब्लॉक है ये वर्टिकल डायरेक्शन तो कहीं जा नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ए से। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हम बड़े प्यार से लिख देंगे कि n cos थीटा जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट में n sin थीटा जिम्मेदार है इसको a एक्सेलरेशन देने के लिए, तो हम बड़े इत्मीनान से कह देंगे कि n sin थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इस छोटे वाले ब्लॉक के पास वही एक्सेलरेशन है जो बड़े वाले ब्लॉक के पास है, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा, तभी तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पर स्लिप नहीं कर रहा। मुझे तो बेटा a चाहिए, तो एक काम करो डिवाइड कर दो, तो n का टंटा तो खत्म। तो जैसे मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। m तो बेटा कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन की मेरे पास बड़े इत्मीनान से वैल्यू आ गई है g tan थीटा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल। ये हमारा बेटा एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल। आई रियली होप बेटा सारी बात आपको समझ में आई गई।
अच्छा, इसी सवाल को अगर ऑब्जर्वर 2 करेगा तो कैसे करेगा? चलो अगले पेज पे देखते हैं। अगर इसी सवाल को ऑब्जर्वर 2 करेगा तो कैसे करेगा? मुझे बेटा वापस से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये तो सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पर ये ब्लॉक और ये वाला एंगल थीटा। ऑब्जर्वर 2 तो यहां बैठा है और इसका एक्सेलरेशन अगर लेफ्ट में ए है तो हमारे इस ऑब्जर्वर 2 का एक्सेलरेशन भी तो ए ही है लेफ्ट में। अब पहले बताओ मुझे कि हमारा जो ऑब्जर्वर 2 है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल? तो आप बड़े इत्मीनान से कहोगे सर ये तो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। ठीक है, तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ मुझे सूडो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, लगा देंगे। पहले एक बात तो, इसको ये वाला ब्लॉक कहां जाता हुआ नजर आएगा? इस बालक को ये वाला ब्लॉक कहां जाता हुआ नजर आएगा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो बालक है ना, ये तो इस बड़े वाले प्लैंक पर ही बैठा है और इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, ना ही आगे जा रहा है। इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है। अगर इस वेज के रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे है तो इस ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में भी तो ये रेस्ट पे होना चाहिए। तो इसको ये नजर आएगा इक्विलिब्रियम में। ये बालक इस बड़े वाले वेज के साथ चिपका हुआ है, इस वेज के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे। कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले अगर इसका मास m है तो mg ऐसे है, ये वाले सरफेस ऑफ कोर्स इसको पुश करेगी किसी न किसी फोर्स, नॉर्मल से वर्टिकल से एंगल आएगा थीटा। और कोई फोर्स भी है क्या? हाँ है। सर कौन सा फोर्स हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जो कॉन्टैक्ट फोर्स था वो भी हो गया, फ्रिक्शन है नहीं सर, और कौन सा फोर्स पॉसिबल है? बड़ा फोर्स पॉसिबल है। वो फोर्स मैथमेटिकल टर्म है। वो मैथमेटिकल टर्म क्या है कि जिस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप सवाल कर रहे हो वो खुद लेफ्ट में जा रही है, और अगर वो खुद लेफ्ट में जा रही है तो एक सूडो फोर्स दिखाएंगे राइट में, सूडो फोर्स दिखाएंगे राइट में। ब्लॉक का तो मास मल्टीप्लाइड बाई इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। और हम बड़े इत्मीनान से इस बात को कहेंगे कि mg ऐसे, n cos थीटा ऐसे, n sin थीटा ऐसे और ma ऐसे। और ये इंसान कहेगा कि ये वाला ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, ये इक्विलिब्रियम पे है। अरे भाई इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। जरा करके देखो। जैसे करके देखा, मेरे पास आ गया कि n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू ma। दोनों को डिवाइड किया तो वापस से आ गया वही a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। इतना आसान सवाल बेटा मैंने आपको दो तरीके से समझाया। इसके पीछे कारण तुम समझ गए ना कि हम सवालों को हम ग्राउंड से भी कर सकते हैं और हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं। मर्जी है अपनी। नॉन इनर्शियल से करने में हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को फील थोड़ी सी बेटर आए, और तो खैर ठीक है। समझ बेटा इस बात को। आगे चलें। नेक्स्ट, एक सवाल और करते हैं। सिचुएशन बच्चों ऐसी है, ये बड़ा कोई स्मूथ सरफेस, इसके ऊपर बड़ा ऐसा कोई कार है, ये रन कर रही है। ये बड़ा कार है, ये सामने की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन ए से। ठीक है बच्चों, बड़ा कोई रस्सी थी,
ऐसे वर्टिकल आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे बड़ा गाड़ी का एक्सेलरेशन आया सामने की तरफ, तो वो जो रस्सी थी वो ऐसे पीछे चली गई और रस्सी के साथ बेटा ऐसे कोई एम मास का ब्लॉक बांध रखा था। ये बेटा आपके पास मासलेस स्ट्रिंग, रस्सी के साथ एम मास का ब्लॉक बांध रखा था। जैसे गाड़ी गई सामने की तरफ, रस्सी बेटा यूं पीछे की तरफ हो गई और ये जो रस्सी है ये इक्विलिब्रियम पे आ गई है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, इस कार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ गई। इसने वर्टिकल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रखा है थीटा, मुझे ये एंगल थीटा निकालना है। इस सवाल को सोचने वाले दो जने हैं, एक बड़ा बालक बैठा है ग्राउंड पे O1, एक बालक बैठा है यहां पर अंदर गाड़ी के O2। ठीक है, फाइंड एंगल थीटा। समझ तो ना एंगल थीटा का मतलब क्या है, कि जो रस्सी है उसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया वो आपको निकालना है। निकाल देंगे बेटा, बड़े आराम से निकाल देंगे। चलिए, इस सवाल को अगर ऑब्जर्वर O1 करता है तो वो कैसे करेगा। O1 कहेगा कि देखो भाई, मैं तो ग्राउंड पे बैठा हूं, मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, और अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं तो मैं कोई सूडो फोर्स निकालने वाला नहीं हूं। वो इस एम मास के ब्लॉक के एफबीडी कैसे बनाएगा। वो कहेगा कि ये रही रस्सी, ये एम मास का पार्टिकल, एम मास के पार्टिकल पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg, रस्सी ऑफ कोर्स अपनी तरफ पुल करेगी किसी न किसी टेंशन T से, वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। ये जो एम मास है इसका एक्सेलरेशन 0 है गाड़ी के रेस्पेक्ट में। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन गाड़ी का खुद का एक्सेलरेशन सामने की तरफ a है। तो ग्राउंड से देखने पर मुझे ऐसा लगेगा कि जो गाड़ी का एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, तो हम ये कहेंगे कि इस पार्टिकल के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है a। तो हम ये भी समझ गए कि इसी कारण से रस्सी जो टेढ़ी हुई है। अगर रस्सी वर्टिकल होती तो टेंशन ऊपर लगता, mg नीचे लगता, सारे फोर्स वर्टिकल होते, तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन आता कैसे। गाड़ी का एक्सेलरेशन सामने की तरफ a है, गाड़ी के रेस्पेक्ट में मान लो कि ये पार्टिकल कह रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो मेरा एक्सेलरेशन भी वही होना चाहिए जो गाड़ी का है ग्राउंड से देखने पर। तो सामने की तरफ वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता, किसकी वजह से आ सकता है, रस्सी की वजह से। लेकिन रस्सी तो है वर्टिकल, तो रस्सी जैसे हल्की सी टेढ़ी होगी, फिर रस्सी का जो एक कंपोनेंट है वो उसको एक्सेलरेशन दे देगा। तो जो इंसान ग्राउंड पर बैठा है वो बड़े आराम से कहेगा कि देखिए इस पार्टिकल पर कौन से फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ T cos थीटा है जो mg को बैलेंस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा है जो इस पार्टिकल को कोई ना कोई एक्सेलरेशन दे रहा है। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि T sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो T cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड करते बेटा मेरे पास आ गया tan थीटा इक्वल्स टू a/g, या फिर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a/g। ही हमारे पास आंसर आ गया। यही सवाल अगर O2 करेगा तो कैसे करेगा, चलो देखते हैं। यही सवाल अगर O2 करेगा तो वो कैसे करेगा, सोचते हैं बेटा। O2 तो खुद गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ a, तो O2 तो ऑब्वियस बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो तो ऑब्वियस बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स भी दिखाएगा। O1 ने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि O1 तो बेटा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। चलो अब O2 क्या कहेगा। O2 कहेगा देखो भाई ये रस्सी है, ये एम मास का पार्टिकल है, सबसे पहले अर्थ पुल करेगी mg से, रस्सी में टेंशन आएगी T, ये वर्टिकल से एंगल थीटा।
बस इतना ही क्या? नहीं, एक फोर्स और। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। O2 कहेगा कि मेरा खुद का एक्सेलरेशन राइट साइड में A है, तो मैं सारे के सारे फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और दिखाऊंगा। मेरा एक्सेलरेशन राइट में, तो मैं सूडो फोर्स दिखाऊंगा लेफ्ट में, जिसकी वैल्यू होगी इस पार्टिकल का तो मास और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। अब O2 के रेस्पेक्ट में ये m मास का ब्लॉक कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। सवाल में लिखा हुआ है कि ये वाला जो m मास का पार्टिकल है ये कार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है। कार के रेस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम पे है तो O2 के रेस्पेक्ट में भी तो इक्विलिब्रियम में तो है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। ऊपर मेरे बालकों को नजर आ रहा है कि T cos थीटा है, नीचे आपका mg है, राइट में आपका T sin थीटा है और इधर की तरफ आपका m है। वापस से बड़ा वही इक्वेशन, T cos थीटा इक्वल्स टू mg, T sin थीटा इक्वल्स टू ma, एग्जैक्टली वही इक्वेशन और वही आपका आंसर। आई रियली होप कि बेटा आपको अब हल्की फुल्की सूडो फोर्स की फील आना स्टार्ट हो गई होगी। हालांकि सूडो फोर्स बहुत ज़्यादा ना भी आए तब भी काम चले जाता है। आपने बेटा शीट के सवाल करके देखे हुए हैं कि हाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चले, आगे चले बच्चों, चलो। चलिए बेटा, एक थोड़ा टफ सा सवाल भी कर लेते हैं। आपके पास बेटा सिचुएशन कुछ ऐसी है। हाँ बेटा, आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक्स एक्सिस, बेटा ये आपके पास वाई एक्सिस, और कोई वायर है, पैराबोलिक वायर है ऐसे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक वायर है, वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा है। ठीक है, इस पैराबोलिक वायर के अंदर एक बीड फंसा रखी है अपन ने, एक बेटा कोई रिंग टाइप फंसा रखी है सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। हमने सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हमने बेटा कोई m मास की रिंग बोल दो बेटा, एक शब्द और यूज होता है बीड। बीड मतलब मोती टाइप, जिसको हमने बेटा इस तार के अंदर पिरो दिया है। ठीक है, तार जो था उसके अंदर बेटा मोती को ऐसे पिरो रखा है, बीड बोल दो बेटा, हमने इस तरह से लगा रखा है। मास हम इसका एक बार के लिए m मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस तार को है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट में एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन दिया मैंने इसको a। जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन इसको दिया a, ये जो रिंग है ये तार के रेस्पेक्ट में यूं चली गई पीछे, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी जैसे सामने की तरफ एक्सेलरेट होती है बट हमें एक पुश लगता है पीछे की तरफ, बिल्कुल सूडो फोर्स तो एक तरह से। तो ये रिंग जो है ये पीछे की तरफ जाएगी, कभी ना कभी बेटा ऊपर चली जाएगी इस तरह से कि ये तार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। जब ये तार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो y से इसकी हाइट, सॉरी x एक्सिस से इसकी कितनी हाइट होगी ये हमें निकालनी है। तो सवाल लिखिए, फाइंड हाइट ऑफ रिंग from x-axis when it is at equilibrium with respect to wire। वायर के रेस्पेक्ट में जब ये इक्विलिब्रियम पे होगी
तो अब ये इसकी हाइट एक्स एक्सिस से कितनी होगी, ये सवाल है। ये बड़ा सवाल IIT एडवांस ने ही पूछ रखा है, एक बार बड़ा JEE मेन ने ही पूछ रखा है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज थे या फिर इसकी मॉडिफिकेशन थे, ऐसे मान लो। तो जैसे ही बेटा हम इसको एक्सलेरेट करेंगे सामने की तरफ, ये रिंग जाएगी पीछे की तरफ। कारण आपको समझ में आ गया? बिल्कुल वैसे जैसे किसी कार को हम सामने की तरफ अगर एक्सेलरेशन देंगे ए, तो जितने पैसेंजर होंगे उनको पुश लगेगा पीछे की तरफ, जस्ट लाइक सूडो फोर्स। तो ये जो रिंग होगी कभी ना कभी ऐसे यूं चली जाएगी। मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। हाइट मतलब एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। बिल्कुल निकालना, बिल्कुल निकालना। इस m मास पर कौन से फोर्सेस हैं? मेरे ख्याल से बड़ा इस m मास पर सबसे पहले तो mg है, फेयर एनफ। अगर मैं यहां पर कोई टेंजेंट खींच दूं और उसका अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो तार है ये इस पर कोई ना कोई नॉर्मल लगाएगा और उस नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल क्या होगा? थीटा। अब मेरा मन है ना इस सवाल को इस तार पर बैठकर करने का है। मैं ऑब्जर्वर हूं, तो दो फोर्स तो बहुत ही सिंपल थे, mgu, और जो तार होगा वो अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मैंने सरफेस पर टेंजेंट खींच दी ऐसे, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना लिया थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल का वर्टिकल एंगल क्या आएगा? थीटा। ऑब्जर्वर ये, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आप लोग सवाल के हिसाब से अगर देखें तो सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये रिंग जो है ये इक्विलिब्रियम पे है तार के रेस्पेक्ट में, और हम देख कहां से रहे? तार से रहे। ये बालक बेटा कहां बैठा है? तार पर ही बैठा है। तार पर बैठकर, वायर पर बैठकर अगर मैं इस रिंग की FVD बनाता हूं तो कितना एक्सेलरेशन नजर आएगा? आपको सर कोई एक्सेलरेशन नजर नहीं आएगा। इस बालक के रेस्पेक्ट में तो ये इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन ये बालक खुद अपने आप में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैसे वैलिड नहीं है जैसे हम उसको पहचानते हैं। उसमें कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ इसे एक एक्स्ट्रा फोर्स और दिखाना पड़ेगा जो अपने आप में एक मैथमेटिकल टर्म है। सारे तार का एक्सेलरेशन लेफ्ट में ए, तो ऑफ कोर्स ये जो बालक, ये जो ऑब्जर्वर तार पर बैठा है, इसका एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में। तो ये बोलेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में अगर सवाल करना चाहते हो तो राइट में एक सूडो फोर्स दिखा दो m इंटू ए। एम किसका मास? ऑब्जर्वर का नहीं, रिंग का। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लेफ्ट में था तो सूडो फोर्स दिखाऊंगा राइट में। और ये बोलेगा कि इस रिंग पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी कहानी ऐसी है कि नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n का cos थीटा, लेफ्ट में n का sin थीटा और राइट में ऑफ कोर्स ma। और एक आएगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो ये जो बीट है ये इक्विलिब्रियम पे है। सवाल में कहा ये क्या है? तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि n का cos थीटा इक्वल्स टू mg और n का sin थीटा इक्वल्स टू ma, और मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g। सर इससे हाइट कैसे आएगी? बेटा हाइट ऐसे आएगी कि किसी भी पैराबोला के अंदर, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि ये थीटा कांस्टेंट नहीं होता। यहां पर स्लोप कम होता है तो tan थीटा कम, यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा। tan थीटा, और मैंने tan लिख दिया सिर्फ यहां पे, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू dy बाई dx। tan थीटा जो होगा हमेशा dy बाई dx के बराबर होगा। इसका dy बाई dx क्या होगा? बेटा इसका dy बाई dx ऑफ कोर्स होगा 2x, और x की वैल्यू आ गई है a/2g। लो बेटा, अगर किसी ने मुझसे x की वैल्यू पूछी होती तो a/2g, नहीं बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। बेटा y तो ऑफ कोर्स x स्क्वायर के बराबर है, तो दैट इज a/2g का स्क्वायर। तो हमें तो हाइट चाहिए बेटा, हाइट की वैल्यू आ गई है a²/4 टाइम्स g²।
ये अपना आंसर आ गया, ये बेटा अपना आंसर आ गया। आई होप बेटा वाली बात तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। एक छोटी सी बात मैं आपको, एक छोटा सा सवाल मैं आपको और कराता हूं। मान लीजिए बेटा कि ये कोई ऑब्जर्वर है जिसका मास है 60 kg और इसका एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg और उसका कोई एक्सेलरेशन है लेट्स से 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इंसान है बेटा, वो आपका ब्लॉक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये इंसान अगर उस ब्लॉक की एफबीडी बनाएगा तो वो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लिखेगा, है कि नहीं? लिखेगा ना, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड सूडो फोर्स। बेटा ये तो बॉय है और ये ब्लॉक है। फाइंड सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक एज रिटन बाय बॉय। लिख देंगे सूडो फोर्स की वैल्यू होगी बेटा माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। माइनस मास किसका, जिसकी एफबीडी बना रहे हो, किसकी एफबीडी बना रहे हो, ब्लॉक की बना रहे हो, तो उसका मास कितना 10 kg। एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का या ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का, कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास आंसर आ गया बेटा माइनस 20i कैप माइनस 30j कैप प्लस 40k कैप। kg इंटू मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स न्यूटन। तो ये जब भी इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएगा तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ ये वाला एक्स्ट्रा फोर्स भी लिखेगा और इस फोर्स की बेटा वैल्यू, इस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स और उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स ये रहेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा, अगर ब्लॉक कहे कि मैं इस इंसान की एफबीडी बनाऊंगा, मतलब मान लो कि ब्लॉक पर कोई चीटी बैठी है, वो इस इंसान की एफबीडी बनना चाहती है, तो उसे भी क्या सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जर्वर है तो क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन है? हाँ है। तो क्या वो भी सूडो फोर्स लिख देगा? ऑफ कोर्स लिख देगा। जब ये इसकी एफबीडी बनाएगा तो मास इसका होगा, एक्सेलरेशन इसका होगा। तो इस तरह से सूडो फोर्स हमें लिखना आना चाहिए। आई रियली होप कि बेटा मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा, आसान सा ही लगा होगा, वैसे कहाँ कोई टफ लगा होगा आपको। ठीक है बेटा, आगे चल।